हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन राजनीति, समाज और धर्म। इससे पहले जब हमने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत पढ़े थे तब मैंने आपको वैदिक काल के बारे में बताया था। वैदिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जब ऋग्वैदिक काल का हम जिक्र करते हैं तो ऋग्वेद में प्रारंभिक 2 से 7 मंडल जो लिखे गए वो ऋग्वेद में आते हैं, और उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए तथा आरण्यक, उपनिषद, ये जितने भी साहित्य लिखा गया वैदिक कालीन साहित्य, ये उत्तर वैदिक कालीन सब उसमें आता है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद काल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम पावर पॉइंट के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले इसमें देखिए लिखा है कंसेप्ट ऑफ किंग, कि राजा कि हम देखते हैं कि ऋग्वेद में स्थान स्थान पर राजन शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन वस्तुतः राजा को के कार्यों का स्पष्ट विवेचन ऋग्वेद में हमें कहीं भी नहीं मिलता। राजन जो हुआ करता था वो जन का प्रधान होता था और अपने जन की युद्धों से रक्षा करना और उन्हें युद्ध में विजय दिलाना उसका मुख्य कार्य होता था। राजा की सहायता के लिए पुरोहित भी हुआ करते थे और जो कि समय समय पर उसकी सहायता करते थे। कहीं कहीं बलि शब्द का उल्लेख भी मिलता है और ये कहा जाता है कि जनता राजा को कर देती थी, इसीलिए उसे बलि व्रत कहा गया है। लेकिन वस्तुतः ये जो बलि शब्द का उल्लेख है, ऐसा लगता है कि ये बलि देवताओं को किए गए अर्पण, जो भी देवताओं को अर्पण किया जाता था उसे बलि कहते थे, और बलि का प्रयोग जन के सदस्यों द्वारा किया जाता था। कोई नियमित रूप से कर प्रणाली का विकास इस समय नहीं हुआ था। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ग्राम और संग्राम। ग्राम शब्द का उल्लेख भी यदि हम देखते हैं, ग्राम शब्द का उल्लेख अवश्य हमें मिलता है, लेकिन जो वर्तमान में गांव है उनसे ये काफी अलग था। कुटुंब या परिवारों के समूह को गांव कहा जाता था और इनका मुख्य कार्य जो होता था ये भी कि कई जो गांव होते थे उनसे मिलकर विष बना करता था। विष के प्रधान को विषपति कहते थे और कई विषों से मिलकर जन बनता था और जन से मिलकर राष्ट्र बनता था। और ये सब ऋग्वैदिक समाज में राजनीतिक संगठन की एक इकाई थी। अब और आगे बढ़ते हैं तो हमें विदत, सभा और समिति, ये 3 शब्दों का उल्लेख मिलता है। विदत शब्द जो है वो ऋग्वेद में 122 बार उसका उल्लेख देखने को मिलता है, और जिसका कि ये राजा के कार्यों पर अंकुश रखने के लिए ये 3 प्रकार की सभाएं थी। और विदत जो असेंबली थी या विदत जो सभा थी उसका मुख्य कार्य धार्मिक और जो युद्ध संबंधी कार्य थे उनकी देखरेख करना था। सभा और समिति की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि सभा और समिति ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और इन्हें प्रजापति की कन्या के रूप में मान्यता प्रदान थी। जब हम सभा का उल्लेख करते हैं तो सभा जो थी वो तो होमर कालीन गुरुजन संस्था की तरह थी, जिसमें कि जन के या नगर के जो संभ्रांत लोग हुआ करते थे, वयस्क लोग हुआ करते थे, वो इसके सदस्य हुआ करते थे। और समिति जो हुआ करती थी,
समिति का मुख्य कार्य राजा काफी जने इकट्ठे होकर राजा को जब सलाह दिया करते थे, उन्हें हम समिति कहा करते थे। और इसका मुख्य कार्य, समिति जो होती थी वो एक तरह से जन साधारण की सभा थी। अब आता है गण। गण जो था ये भी एक असेंबली थी और इसका जो प्रधान हुआ करता था उसे हम गणपति कहते थे। अब सामाजिक जीवन की या ऋग्वैदिक समाज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि परिवार जो हुआ करता था वो आर्यन समाज, जो हमारी आर्य संस्कृति थी, उसकी बैकबोन थी। और परिवार जो होते थे मुख्यतः वो पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था। उसके नेतृत्व में परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो कार्य करा करते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन किया करते थे और परिवार संबंधी जिम्मेदारियां जो हुआ करती थी उन पे उसका पूर्ण रूप से कंट्रोल रहा करता था। ऋग्वैदिक समय में हमें चतुर आश्रम का भी उल्लेख देखने को मिलता है और ये चतुर आश्रम थे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जैसे कि आपको पता ही है कि मानव जीवन की आयु को 100 वर्ष का मान के इन चारों आश्रमों में अलग अलग रूप से विभक्त किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रारंभ से 25 वर्ष तक व्यक्ति रहा करता था, जिसमें कि वो गुरुओं के समीप रहकर शिक्षा का अध्ययन किया करता था। तत्पश्चात वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन के पारिवारिक अपने दायित्वों की पूर्ति करने के पश्चात वो वानप्रस्थ में प्रवेश करता था और 75 वर्ष के उपरांत वो संन्यास की सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करता था। जहां तक स्त्री की स्थिति का प्रश्न है, ये कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्री को समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त था। उसे पुरुषों के समकक्ष माना जाता था। हालांकि इस बात के कोई बहुत अधिक प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन इतना अवश्य है कि वो परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी और जब भी कोई यज्ञ आदि कार्य संपादित किए जाते थे तो उसमें वो पति के साथ याज्ञिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी और परिवार में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। हालांकि यदि हम ये कहें कि पिता की संपत्ति में उसका स्थान था, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं ऐसे वर्णन मिलते हैं जिसमें कि पिता ने अपनी संपत्ति में पुत्री को भी अपना अधिकारी बनाया हो। और साथ ही इस समय विमेन या स्त्री की पोजीशन का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और वो वेदों का अध्ययन किया करती थी। आगे चलकर हम देखेंगे कि लोपा, मुद्रा, अपाला, इन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ वैदिक उस पर शास्त्रार्थ भी किए हैं। सोशल इक्वलिटी की बात जहां तक जब आती है, सामाजिक समानता की, तो हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि परिवार जो था, समाज जो था, वो आर्य संस्कृति की रीढ़ की हड्डी था, बहुत मजबूत स्तर पर था। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि सबको सामाजिक समानता प्राप्त थी। किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता है और जो वो है आर्य, उसमें हम देखते हैं कि ऋग्वेद में कहीं भी चतुर वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता। वर्ण शब्द का उल्लेख जो था वो किसी जाति विशेष के संदर्भ में नहीं लिया गया था, बल्कि
ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द का भी जो उल्लेख मिलता है वो उनके कार्यों के आधार पर लिया जाता था। ऋग्वेद, यद्यपि ऋग्वेद का जो 10वां अध्याय है उसके पुरुष सूक्त में हमें पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है और उसी में हमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। यदि हम ये देखें कि उस समय अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, ऋग्वैदिक समाज का आर्थिक जीवन कैसा था, तो वैसे तो कृषि जो थी वो आर्थिक व्यवस्था का आधार थी, लेकिन कृषि से भी ज्यादा यदि हम देखते हैं तो इस समय पशु पालन और कि पशु ये कहा जाता है कि जैसे भेड़, बकरी, घोड़े, इन चीज का हमें उल्लेख ऋग्वैदिक सोसाइटी में मिलता है। और गाय जो थी वो बहुत पूज्य मानी जाती थी और गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग भी किया जाता था और उसे समाज में बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक दोनों स्तर से उसकी पूजा भी की जाती थी और महत्व प्रदान किया जाता था। इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर जो कृषि थी, कृषि भी काफी अच्छी मात्रा में, क्योंकि जो ऋग्वैदिक सोसाइटी या उत्तर वैदिक समाज था उसमें वो नगरीय सभ्यता न होकर कृषि पर आधारित सभ्यता थी। कृषि राज्य या लोगों के जीवन यापन का मुख्य आधार था और जो गांव हुआ करते थे वहां पर कृषक या जो लोग हुआ करते थे वो काफी अधिक मात्रा में खेती करा करते थे और धान और जौ 2 फसलें मुख्य रूप से हुआ करती थी। इसके अलावा मूंग वगैरह भी होता था और यदि हम पेय के रूप में देखें तो दूध जो था वो मुख्य पेय उस समय ऋग्वैदिक सोसाइटी में माना जाता था। यदि हम ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं तो हमें कि उस समय अंतर्देशीय या सामुद्रिक व्यापार हुआ करता था। कहीं कहीं इसका छोटा सा वो मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये चीजें जो विकसित हुई ये उत्तर वैदिक काल में जाकर विकसित हुई। जो व्यापारी हुआ करते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान को अपना सामान ले जाया करते थे, जैसे कि कपड़ा, धातु और ये क्या कहते हैं बढ़ई का काम जो था उस समय मुख्य रूप से किया जाता था और वस्तु विनिमय जो थी वो व्यापार का मुख्य माध्यम था। यदि हम स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर को देखते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रारंभिक जो आर्य थे उन्होंने बहुत बड़ी सिटीज, बहुत बड़े नगरों का निर्माण नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो दुर्ग या पुर बनाए हैं जिनका उल्लेख हमें मिलता है स्थान स्थान पर ऋग्वेद में, वो काफी मजबूत हैं और चारों तरफ से वो मजबूत दीवारों से घिरे हुए हैं। कॉटेज इंडस्ट्री जो थी उस समय यदि हम देखते हैं कि कुटीर उद्योग, तो जैसे बढ़ई, लोहार, ये लोग जो थे उस समय या ये जो कारपेंटर हुआ करते थे ये लोग मुख्य रूप से ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब समाज और राजनीति के बाद हम आते हैं ऋग्वैदिक कालीन धर्म पर। तो ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा की जाती थी वे उनकी शक्तियां मुख्य रूप से प्राकृतिक उसमें निहित थी। वैसे लोगों की आराधना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग यज्ञ किया करते थे और इसके लिए पुरोहित हुआ करते थे जो कि इन यज्ञों का संचालन किया करते थे। लेकिन
ऋग वैदिक कालीन यज्ञों और उत्तर वैदिक कालीन यज्ञों में मुख्य अंतर ये था कि ऋग वैदिक कालीन यज्ञ बहुत खर्चीले और बहुत विशाल नहीं हुआ करते थे। ये छोटे स्तर पर पुरोहितों द्वारा संचालित कर लिए जाया करते थे। लेकिन यज्ञों के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देवता जो थे उनको हम प्राकृतिक शक्तियों या प्राकृतिक तत्वों में खोजा करते थे। तो और वो जो हुआ करते थे, हम ये विश्वास करा करते थे कि यदि हम इन देवताओं की पूजा करेंगे तो हमारी जो कामना है, जिस चीज की हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, वो हमारी पूर्ण होगी। तो इस समय हमें मुख्य रूप से अगर हम देवताओं का वर्गीकरण करते हैं तो हम उनका 3 उसमें वर्गीकरण कर सकते हैं। एक स्वर्ग के देवता जिसमें द्यौस, वरुण, सूर्य, अदिति और उषा थे। दूसरे वायुमंडल के देवता जिसमें इंद्र, रुद्र, मरुत और वायु थे। और तीसरे पार्थिव देवता, इनमें अग्नि, सोम और पृथ्वी प्रमुख थे। हम ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वो इन देवताओं की पूजा करके अपनी कामनाओं को पूर्ण करने की उनसे प्रार्थना करते थे। और ऋग्वेद में भी इंद्र जो है उनका उल्लेख सर्वाधिक हुआ है। इंद्र के बाद वरुण और वरुण के बाद अग्नि का उल्लेख हमें बार बार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक की ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था, जो सभ्यता थी, वो बहुत ग्लोरीफाइड थी, बहुत सुसंस्कृत थी और हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर स्तर पर व्यक्ति जो है उसमें किसी प्रकार का आपसी द्वेष नहीं था, वरन वो एकजुट होकर आपस में मिलकर कार्य करते थे। और जो जनों का हमें उल्लेख मिलता है कि 30 जन थे। दाशरज्ञ युद्ध हुआ था और उसमें जो राजा भरत जो थे, भरत जन के सुदास राजा की विजय हुई थी। ये उल्लेख हमें अवश्य मिलते हैं, लेकिन वैसे हमें बहुत अधिक इस तरह के उल्लेख देखने को नहीं मिलते हैं। और ये जो दाशरज्ञ युद्ध हुआ था, ये परशुनी नदी जो कि रावी के तट पर हुआ था। और स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसके साथ ये बता दूं कि यहाँ हमने ऋग्वैदिक साहित्य के बारे में न पढ़कर ऋग्वैदिक कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा है। तो इसमें जैसे कि सभा और समिति का जो हमने उल्लेख किया, विदत का उल्लेख किया, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम्स के में कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़ा 200 शब्दों का प्रश्न आता है, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है पूरा प्रश्न कि ऋग्वैदिक राजनीति व्यवस्था या ऋग्वैदिक धार्मिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो इसे आप अच्छी तरह करिएगा और मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप ये इसका अभ्यास करेंगे और सभा, समिति और विदत, इन तीनों के विषय में लिखकर आप जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डालेंगे, तो आपका साथ के साथ रिवीजन भी होता रहेगा और इससे आपको लाभ मिलेगा।